हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास और उससे संबंधित पूर्व वर्षों के समय में जो आए हुए प्रश्न हैं मुख्य परीक्षा के, उन सभी को लेकर के आज हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया और उसकी आर्थिक नीतियों से क्या क्या प्रभाव पड़े। उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए और बताइए कि क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो प्लीज़ सभी लोग इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास में हम लोग आज बात करेंगे जीएस मुख्य परीक्षा के पूर्व वर्षों के प्रश्नों को लेकर के, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि 2026 के लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी IQ ने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिसमें 12 से अधिक महीनों में आप लोगों का P2I का पूरा फाउंडेशन क्लास आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। हालांकि कोर्स आपका ये पूरा लगभग 1.5 साल का है, जिसमें आपके फाउंडेशन की आपकी तैयारी लगभग 13 से 14 महीने की है, ठीक है ना। ये बैच दोस्तों आपका 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे, और ये बैच आप लोगों को मिल जाएगा मात्र MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर 29,999 रुपए में, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत आपको जो चीजें मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूं। पहले आपका फाउंडेशन बैच कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, यानी कंप्लीट फाउंडेशन 12 से 13 महीने में, प्री कम मेंस दोनों को दोनों, साथ के साथ डेली आंसर राइटिंग, आपकी बुक्स मटेरियल, ये सब मिलेगा, ठीक है ना। और आपका वीकली टेस्ट भी होगा। इसमें जो सब कुछ जनरली सभी इंस्टीट्यूट कराते हैं वो सब कुछ है इसमें इंक्लूड है, ठीक। लेकिन उसके बाद आपके प्री के लिए अलग से आपकी सेपरेट क्लासेस भी चलेंगी और टेस्ट सीरीज भी, और इसका आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है, कोई चार्ज नहीं। इसका उद्देश्य है केवल आपका रिजल्ट निकलवाना। कोर्स तो हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा जो आप चाहते हैं, लेकिन प्री के लिए अलग से आपकी क्लासेस होंगी 4 महीने की, जिससे कि आपका रिजल्ट आ सके। उसके बाद मेंस के लिए प्री पास करने के बाद आप लगा स्टार्ट होगा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। जो प्री पास करेंगे उनको हम लोग अपने सेंटर पर दिल्ली में बुलाएंगे। 4 महीने तक उनको पढ़ाना लिखाना खाने पीने खर्चा ये सब कुछ संस्थान वहन करेगा, आप लोग कुछ नहीं करना। हमारे गाइडेंस में रह करके 4 महीने यहाँ पर आप तैयारी करेंगे, जून से लेकर के नवंबर 2026 तक, जब तक कि आपका मेंस नहीं होता, ठीक है ना। और उसके बाद तुरंत बाद हम इंटरव्यू के प्रोग्राम भी आपके साथ में स्टार्ट करेंगे, और इन सारी चीजों का कहीं पर भी कोई खर्चा नहीं है। तो इसमें सोचिएगा आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्लास की PDF, पर्सनल मेंटर्स आपको मिलेंगे जो आपको समय समय पर गाइड करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं, विद टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ सेपरेट, उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। यानी कि लगभग मान के चलिए 40-50 हज़ार रुपए मिनिमम है जो आपके अलग से बचाए जा रहे हैं, और उद्देश्य आपका रिजल्ट निकालना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक 2025 के लिए बैच चाहते हैं तो अभी मात्र 18,999 रुपए में MK लाइव कोड के साथ 21 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है, आपको बेशक ये कोर्स थोड़े से कम समय में जल्दी कवर करा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जा रहा है। यानी कोर्स खत्म होने के बाद भी इसको आप रिकॉर्डिंग 2 साल तक देख सकते हो। तो इसमें मात्र 18,999 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ यानी कि मनोज सर के साथ, मनोज सर की गाइडेंस में रहकर तैयारी करना और प्रॉपर तरीके से रिजल्ट गेन करना, तो डेफिनेटली आप इस कोड को लगाइए, बैच को ज्वाइन कीजिए, मेरे गाइडेंस में रह करके पूरी तैयारी कीजिए ढंग से, अच्छे से। बुक्स वगैरह इसमें भी मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह सब इसमें इंक्लूड है, सारा कुछ है। बस कंडीशन क्या है कि इसमें फाउंडेशन हम थोड़ा जल्दी करा दे रहे हैं 2025 को टारगेट करते हुए, ठीक है ना। बाकी सारी क्लासेस हैं, आप उसको फिर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं 2 साल तक वैलिडिटी के साथ में, ठीक है ना। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। जो हमारा टॉपिक है आज का टॉपिक क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों तत्कालीन भारतीयों की संख्या बल
में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। यानी कि सिंपल सा कहना है कि इसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें अधिकांश भारतीय सैनिक शामिल थे, वो सेना भारतीयों की शासकों की सेना से, जो बहुत बड़ी संख्या में थी, कैसे जीतती रही। तो यहां पर मैंने पहले भी बताया आपको, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद इसका मुख्य भाग, और उसके बाद हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष को लेकर के। ठीक है ना। लेकिन इसमें कारण क्या पूछा गया है, इसका मूल जो बात पूछी गई है उस पर ध्यान दीजिए। कारण बताएं, कौन सा कारण कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शासकों से क्यों जीतती रही, जबकि दोनों तरफ भारतीय सैनिक हैं। इसके पीछे क्या कारण है, सीधी सी कंसेप्ट है। ठीक है ना। अब बात आती है कि भूमिका में क्या लिखा जाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूमिका में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बस भूमिका यानी कि वो जो कारण हैं, सारी चीजें, उनका एक सार के तौर पर होता है, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ही कहते हैं। ठीक है। तो इसमें भूमिका का सीधा सा कंसेप्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारतीय शासकों से जो कि बड़ी संख्या वाले सेना के साथ थे, जीतती रही, जिसमें कंपनी का अनुशासन, उनकी रणनीति, उनकी कूटनीति व अन्य तकनीकी जैसे कारण जिम्मेदार थे। यानी कि इंट्रोडक्शन में आपने आगे जो मुख्य भाग लिखने जा रहे हो उसका पूरा का पूरा सार आप यहां पे आपने बता दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो सोचिए 20 से 30 शब्द में अपने पूरी बात अपनी कह दी है। अब इसके बाद आते हैं कि भाई इसके कारण क्या थे। तो कारणों को आप आराम से देख सकते हो, ये रहे। कंपनी की विजय के अनेक कारण थे, कंपनी की विजय के व भारतीय शासकों की पराजय के अनेक कारण थे। भारतीय शासकों की पराजय के अनेक कारण थे। बेशक दोनों तरफ भारतीय सैनिक ही लड़ रहे थे। वो कारण क्या है? नंबर 1। अब इस तरीके से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल करके आप कर सकते हो। पहली व्यवस्था, पहली चीज ध्यान रखिएगा जो इसमें है। नंबर 1, पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अनुशासन और उसका गहन प्रशिक्षण, अनुशासन व गहन प्रशिक्षण, जो कि भारतीय राजाओं में नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, योग्य एवं कुशल नेतृत्व। एक से बढ़कर एक नेतृत्व करता थे, कुशल नेतृत्व, ये एक दूसरा बड़ा कारण था। खाली देखिए, सेना से युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, ना सेना से युद्ध जीते जाते हैं।
सेना के माध्यम से जीते जाते हैं, और सेना के माध्यम से वही युद्ध जीतता है जो सेना को लीड करता है, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी कूटनीति, उसकी सारी चीजें, और उसके लिए चाहिए आपके पास एक योग्य लीडर। और इसकी योग्यता की, लीडरशिप की बात की जाए तो भारतीयों में कमी थी, ठीक है ना। कुशल नेतृत्व जो भारतीयों में कम था, में कम था। क्यों कम था? क्योंकि भारतीय शासकों ने योग्य सेनापतियों की नियुक्ति नहीं की थी, उनको मौका भी नहीं देते थे, और भारतीय राजा योग्य सेनापति थे नहीं, वो बेसिकली राजा थे। जबकि यहां पर जो भर्ती की गई उन सेनापतियों की, डिप्लोमेट्स, एक तरीके से योग्य सेनापति, ट्रेंड ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई थी, यानी कि ये ट्रेंड ऑफिसर्स थे। अब ध्यान रखिएगा। नंबर 3, कूटनीति और रणनीति की भूमिका। कूटनीति व रणनीति की भूमिका कि जैसे युद्ध स्थल का चयन, युद्ध स्थल, समय और मित्रों का चयन कंपनी का बेहतर था। भारतीय शासक ना तो अपने साथ सही मित्रों को चुन पाते थे, ना सही समय पर युद्ध कर पाते थे, और युद्ध स्थल तो इसका चयन भी भारतीय शासक नहीं बल्कि ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी, ब्रिटिश कंपनी के लोग ही करते थे, ठीक है ना। चौथा कारण है आपकी ब्रिटिश कंपनी की तकनीक क्षमता, तकनीकी प्रगति। कंपनी के पास बेहतर हथियार थे, जबकि भारतीयों में कमी थी, क्योंकि भारतीय शासक बेसिकली सामंत वर्ग से आते थे। ब्रिटिश कंपनी एक कंपनी थी जो जीतने के लिए आई थी, और उसके पास विज्ञान का विकास हो चुका था उनके देश में, और भारत अभी भी मध्यकालीन परंपरा से गुजर रहा था। तो कैसे जीतते? भारत में हथियारों पर धार रखी जा रही थी, तलवारों पर धार रख रहे थे, जबकि इंग्लैंड में तलवारों को छोड़ करके वो लोग हथियारों, तोपों, बंदूकों पर आ चुके थे। अकेला टीपू सुल्तान था जिसने कुछ मिसाइलें या कुछ इस तरह के हथियार बनाने की कोशिश की थी, बाकी कोई नहीं था, ठीक है ना। 5वां, दूरदर्शिता। कंपनी केवल विजय चाहती थी, कंपनी अपना आर्थिक लाभ चाहती थी, और उसके लिए उसने रणनीति बनाई। रणनीति षड्यंत्र की, रणनीति कूटनीति की, रणनीति युद्ध की, रणनीति मित्रता की। एनी हाउ उन्हें इस सब चीजों का फायदा चाहिए था, और भारतीय लोग इस मामले में पिछड़े हुए थे। उनको युद्ध करना था, अपने आप को बचाना था, ये आक्रामक थे और वो लोग सारी चीजें थी। 6, कंपनी को ब्रिटेन की सरकार का सहयोग था। ब्रिटेन की सरकार का सहयोग था, पूरा सपोर्ट वहां से मिला हुआ था, तो दीज आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड द डिफीटनेस ऑफ ब्रिटिश कंपनी टू इंडियन कंपनी। ये कारण थे भारत की हार के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के, ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहां पर निष्कर्ष अब आप डाल सकते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय
उनकी अपनी रणनीति की तो थी ही, साथ ही भारतीय शासकों की कमजोरी भी मुख्य कारण थी। इस प्रकार से आप 150 शब्दों में अपना परफेक्ट आंसर आप लोग लिख करके आ सकते हैं। कोई आपके 150 शब्द से बहुत ज्यादा नहीं है, इतने में इसी तरीके से आप लोग लिख करके आइए। इन डायमेंशन को समझिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, इसको देखते हैं। ये रहा, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताइए। सिंपल सा, ये भी 10 अंक का 2022 क्वेश्चन है, 150 शब्दों में। यानी कि 18वीं सदी का मध्य बोले तो 1750 के बाद अचानक भारत में अकालों की श्रृंखला क्यों बढ़ जाती है। अचानक कैसे कैसे कौन कौन से अकाल पड़ना शुरू हो जाते हैं और इतने क्यों बढ़ गए, क्या कारण है। ठीक है ना, क्या कारण है, तो कारण पूछे गए हैं, कारण बताएं। तो यहां पर भी वही सिंपल सा भूमिका, यानी कि हम कह सकते हैं 1750 के बाद भारत में ज्यादा अकाल पड़ने के कारण, ये उसके ज्यादा अकाल पड़ने के कारण, ये रहे। क्या कारण है, इसको आप देख सकते हो। ये इसका मुख्य थीम है जिस पर प्रश्न पूछा गया है। भूमिका है, मुख्य भाग है और आपका निष्कर्ष है। यही 3 चीजें आपको इसमें देखनी है। तो जैसे पहले वाला प्रश्न लिखा है, सेम उसी तरीके से इसका आंसर आपका लिखा जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं भूमिका में क्या लिखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्लासी युद्ध की विजय के बाद से कंपनी भारतीय शासक वर्ग में शामिल हो गई, जिसे बक्सर युद्ध ने स्थायित्व तो दे दिया। इसी के बाद कंपनी की नीतियों के कारण भारत में अकालों की श्रृंखला शुरू हो गई। अकालों की श्रृंखला क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है ना, तो ये इसकी भूमिका हो गई। अब इसके बाद हम बात करें तो इसका मुख्य भाग क्या है, देख सकते हैं। मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, 1757 के बाद लगभग 1760-70 से लगातार आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूरे भारत में, ध्यान रखना, 1757 के बाद बंगाल से लेकर समस्त उत्तर भारत में, समस्त भारत में छोटे बड़े अनेक अकाल पड़े।
अकाल पड़े, जिनमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए, संख्या में लोग मारे गए। इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे। कारक उत्तरदायी थे। नंबर एक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणवादी आर्थिक नीतियां, शोषणवादी आर्थिक नीतियां, जैसे अत्यधिक भूराजस्व प्रणाली, अत्यधिक भूराजस्व वाली नीतियां, जिसमें जमींदारी या रैयतवाड़ी, ठीक है ना, आर्थिक नीतियां, कृषि का वाणिज्यीकरण, विऔद्योगीकरण, लूट और रेलवे का विकास। इन सारी नीतियों के कारण भारतीय खाद्यान्न व संसाधनों का संकट उत्पन्न हुआ। ये रहा। तो सोचिएगा, जब अत्यधिक भूराजस्व वाली नीतियां लागू की गई हों, जिसमें सबसे ज्यादा आपका टैक्स वसूल कर लिया जाए, जमींदार आपसे सब कुछ शोषण कर लें, कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कि आपको मजबूर किया जाए कि आप भैया वाणिज्यिक फसलें उगाइए, खाद्यान्न मत उगाइए, विऔद्योगीकरण, आपके उद्योग धंधे नष्ट कर दिए जाएं, तो आप वापस कहां जाओगे? गांव में अपना काम धंधा छोड़ खेती करोगे, और खेती में भी आपको भूराजस्व अधिक देना है, तो कैसी फसलें उगाओगे? वाणिज्यिक फसलें। आपके पास कुछ नहीं है। और रेलवे जो आपके सारे संसाधन को लूट करके लेके जा रहा है, और डायरेक्ट लूट कर रहे हैं, वो अलग है। वो सारी चीजें हैं ही हैं, ध्यान रखिएगा, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये हो गई। इसके अलावा दूसरा कारण, उनकी प्रशासनिक नीतियां, कंपनी की प्रशासनिक नीतियां, विशेषकर द्वैध शासन में लूट और प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब पर डाली गई और 1760-70 के दशक का अकाल, यह आपने सबसे पहले देखा। द्वैध शासन लागू होने के तुरंत बाद ही आपके अकाल की श्रृंखला यहां पर शुरू हो गई, क्योंकि द्वैध शासन में कंपनी को सारे राजस्व के अधिकार मिल गए, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब पर डाल दी गई। अब कुछ भी होता है तो कौन देखेगा? कंपनी ने कह दिया, भाई पैसा मेरे पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है, तुम देखो अपने आप। कहां से लाए भाई? ठीक है ना। तीसरा, और क्या कारण थे? तीसरा कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चरित्र हमेशा विदेशी बना रहा। कैसा बना रहा? विदेशी चरित्र बना रहा। उसने भारत को नहीं अपनाया।
अपनाया, बल्कि भारत का उपयोग केवल उपनिवेश के रूप में किया, के रूप में शोषण के लिए किया। शोषण के लिए किया, ठीक ना। दूसरा, भारत में जन कल्याण का कोई कार्य नहीं किया, जन कल्याणकारी कार्य नहीं किया, कोई जन कल्याणकारी कार्य नहीं है। ना तो उन्होंने कुएं खोदे, कुआं, तालाब, ठीक ना, आपका अनाज भंडारण या वितरण कार्य नहीं किया, कार्य नहीं, यानी कि अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्हें तो केवल भारत को लूटना था, सिर्फ शोषणवादी स्वरूप था उनका, और कुछ नहीं था, ठीक है ना। ये सारी चीजें उन्होंने की थी, ठीक है। और चौथा कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार लगातार निर्यात को ही बढ़ावा देती रही, लगातार। किसको बढ़ावा दिया है? निर्यात को। इसको यहां पर नहीं किया कि भाई संकट पड़ा हुआ तो इसको कोई जिम्मेदारी कर लो, नहीं, उसको लेकर के कोई काम नहीं किया। जो कुछ किया उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए किया, ठीक है ना। बस ये कंडीशन थी, ये था, यानी कि आपदा प्रबंधन का कोई भी उन्होंने उपाय नहीं किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन का कोई उपाय नहीं किया। ये रहा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण ही भारत में 18वीं सदी के मध्य से अकाल पड़ना शुरू हुआ। यानी कि इसका मतलब था कि इससे पहले भी अकाल पड़ते थे, उनके लिए प्राकृतिक कारण जिम्मेदार थे, लेकिन वर्तमान के अकालों का जो मुख्य कारण है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी नीतियां, जिसने आपदा को, यानी कि अकाल की श्रृंखला को बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया। यह है इसके मुख्य तरीके, और इस तरीके से निष्कर्ष आप लोग लिख सकते हैं। निष्कर्ष हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए होना चाहिए, थोड़ा विस्तृत होना चाहिए, उसको कहते हैं निष्कर्ष, ठीक है ना। और इसने, अकालों ने बड़ी संख्या में लोगों को खत्म कर दिया, लोगों के अंदर से नैतिकता को खत्म किया, लोगों के अंदर से अपनी एकता, अपनी सांस्कृतिक विरासत उससे दूर कर दिया, दरिद्रता की ओर बढ़ा दिया, सैकड़ों साल उन्हें पीछे उन्हें धकेल दिया एक अकाल ने। अब आप समझ सकते हो। तो यह है आपका तरीका, और आप इसी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, जिसमें बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ इतिहास वैकल्पिक विषय के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। तो जल्दी कीजिएगा, इतिहास वैकल्पिक विषय न्यू बैच एम के लाइव कोड के साथ में 14,999 रुपए में न्यू बैच ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, यानी कि मनोज सर के साथ। उम्मीद है कि मैं आपको 310 प्लस नंबर आपको दिलवा सकता हूं, अगर आप जितना मैं कहता हूं उतना आप करते जाएं, बहुत कम संसाधनों के साथ, बहुत कम किताबों के साथ, बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। लोगों की कही हुई बातों में मत आइए कि सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना मान के चलिए कि इससे ज्यादा आपको सिलेबस हिस्ट्री का जीएस में पढ़ना पड़ेगा, उससे आधा ही आपको यहां पढ़ना है, और कहानी के तौर पर पढ़ना है, कंसेप्ट के तौर पर पढ़ना है, फैक्ट्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। अब बताइए, मैं 2% डिस्कस किए हैं, कहीं पर कोई फैक्ट आया? एक आध फैक्ट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा मेल आईडी है, और ये मेरा टेलीग्राम बारकोड है, और ये टेलीग्राम का लिंक है। लेकिन हाँ,
एडमिशन लेते समय एन के लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।